क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हेलो क्लास, पॉलिटिकल की बुक का आपका थर्ड चैप्टर है चुनावी राजनीति। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे कि आपको पता चल रहा है हम इलेक्शन के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के लिए ये ना तो पॉसिबल है और ना ही ये जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें, है ना। हमारे टाइम में जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे कॉमन एक रूप जो है वो क्या है कि लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शासन चलाने का है ना। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं, है ना, जो दल होते हैं अलग अलग, उनकी जो चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है, मतलब जो कंपटीशन होता है वो किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाता है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के वजह से कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे इसी के बेसिस पे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर, इन दोनों में मतलब अंतर क्या है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में। ठीक है, फिर इसके बाद साथ ही इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब कौन सी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है ना, और कौन सी नई पार्टी है, कौन सी पुरानी है जो पहले से चली आ रही है। उसके बाद पूरा प्रोसेस कहाँ पर वो इलेक्शन होगा, उसके बाद से लेकर के पूरा जो काउंटिंग होती है, ठीक है, वोट्स की। तो ये पूरा प्रोसेस हम इसमें चैप्टर में समझेंगे और साथ ही हम इस सवाल पर भी गौर करेंगे कि इंडिया में जो भी चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। ठीक है, और फ्री और फेयर इलेक्शन जो है कराने में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का रोल क्या है, वो क्या रोल करती है। ठीक है, तो ये सारे हम पढ़ेंगे इसमें। वाई इलेक्शंस, चुनाव ही क्यों। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं असेंबली इलेक्शन की, जो कि हरियाणा की बात है ये। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा चुनाव की। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987, मतलब हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक न्यूज़पेपर की ये न्यूज है। ठीक है, राज्य में यानी स्टेट में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। ठीक है, रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी की 1982 की। इसके बाद तब जो ऑपोजिट पार्टी है उसके एक नेता थे चौधरी देवीलाल, ठीक है, जिन्होंने न्याय युद्ध यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय युद्ध नाम के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और लोक दल नाम से उन्होंने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। तो उन्होंने जो नई पार्टी बनाई उसका नाम क्या था, लोक दल। ठीक है, इसके बाद उनकी पार्टी जो थी उसमें उसने चुनाव में कांग्रेस के अगेंस्ट, ठीक है, दूसरे विपक्षी दलों को मिलाकर एक मतलब मेजोरिटी ले ली, मतलब एक ग्रुप बना लिया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने क्या कहा, मतलब क्या वादे किए उन्होंने लोगों से। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों के जो कर्ज हैं वो माफ कर देंगे, और उन्होंने ये भी वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। अब उनके इस वादे से रिजल्ट क्या निकला, लोग जो थे वो तब की सरकार थी यानी कांग्रेस चल रही थी उस टाइम पे, तो सरकार से उस टाइम की वो खुश नहीं थे, तो देवीलाल के वादे की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए। तो इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसकी सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट किए। तो लोक दल और उसकी जो सहयोगी पार्टी थी उनको राज्य विधानसभा की 90 सीट्स में से कितनी मिली, 76। ठीक है, जीत मिली, और लोक दल को अकेले ही 60 सीट मिल गई। तो साफ था कि मेजोरिटी मिली है ना, और वो जीत गए। और कांग्रेस के हाथ में कितनी सीटें आई, सिर्फ 5। अब ये जो चुनावी नतीजे थे इनको जब डिक्लेयर किया गया उसके बाद सरकार जो थी उसके मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोक दल के
नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को, यानी जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, है ना, एमएलए ऑफ लोकदल, उन्होंने चूज करा किसको, देवीलाल को अपना लीडर। इसके बाद राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही वो मुख्यमंत्री यानी सीएम बन गए। अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री की जो शपथ थी वो ली, तो उसके बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, है ना, उनकी जो सरकार थी, उसने एक उनको आदेश दिया कि मतलब ये आदेश जारी करके उन्होंने क्या कहा कि छोटे जो किसान है और जो खेतीहर मजदूर है, साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के जो बकाया ऋण है उनको माफ कर दिया जाए। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 साल तक शासन किया। फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए। अब ये जो नेक्स्ट इलेक्शन थे वो कब हुए, 1991 में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला, है ना, वो जीत नहीं पाए। तो अब जीता कौन, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और अपनी सरकार बनाई। जैसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कितने नंबर की मेजोरिटी से, कितने परसेंट से जो कांग्रेस थी वो जीती थी 1991 में। Why do we need elections? हमें चुनावों की जरूरत क्यों है? किसी भी डेमोक्रेसी में एक फिक्स्ड टाइम पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे चुनाव होते हैं, है ना, इलेक्शंस होते हैं। पर हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, है ना, सारे डिसीजन ले एक साथ मिलजुल कर सोच समझ के, तब बिना चुनाव के लोगों का जो शासन है वो पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि किसी भी बड़ी एक लार्ज कम्युनिटी के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है कि हर किसी के पास हर मुद्दे पर फैसला करने का टाइम हो और इतनी नॉलेज हो उसे सॉल्व करने के लिए। इसीलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या चुनाव यानी इलेक्शन के बिना भी डेमोक्रेटिक ढंग से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जा सकता है? एक ऐसी जगह के बारे में आप इमेजिन करो कि जहां पर रिप्रेजेंटेटिव का जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो इस बेसिस पे हो कि उनकी उम्र कितनी है, उनको एक्सपीरियंस कितना है। या ऐसी जगह को इमेजिन करो कि जहां रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन है वो उनकी नॉलेज, है ना, उनकी एजुकेशन के बेसिस पर हो। ठीक है, किसको ज्यादा अनुभव है या किसको ज्यादा ज्ञान है, ये तय करने के लिए हमें मतलब ये तय करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। पर ये मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? कैसे डेमोक्रेसी कहेंगे हम? ये सवाल भी उठ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पसंद भी है या नहीं है ना? फिर उसके बाद बात आती है कि जो मतलब हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका, वो अपने लोगों के अकॉर्डिंग जो उनकी इच्छा हो, है ना, वही काम करे। ये भी कैसे हम पता करेंगे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि है वो लोगों को पसंद ना हो, वो अपने पद पर ना बना रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित टाइम पर, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पर क्या करें, अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो, दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज, जो लोग हैं वो चूज कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को, एट रेगुलर इंटरवल्स। और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, मतलब अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है तो अगली बार उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसी मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, इलेक्शन।
इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। अब इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं उनके लिए काफी चॉइसेस होती हैं, वो किस तरीके से मतलब अपने वोट्स डालते हैं। जैसे कि दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो ऐसे लोगों को चुनेंगे, है ना, वोट डाल के, जो कि उनके लिए कानून बनाए, राइट, और जो कि उनके हित में हो। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, मतलब वो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव भी कर सकते हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, मतलब एक ऐसी सरकार और उसके द्वारा बनने वाले जो कानून है उसका दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टी है उसका चुनाव वो कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लॉ मेकिंग हो। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, अब जो इलेक्शंस हैं उनको डेमोक्रेटिक मानने के क्या आधार हैं। तो जो इलेक्शंस हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो इलेक्शन होते ही हैं, यहाँ तक कि जो कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते ही हैं, है ना। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं, इसे मतलब जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं, है ना, किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक मतलब बिल्कुल सही तरीके से हुए हैं या नहीं। तो हमने चैप्टर 1 में इस सवाल पर थोड़ी डिस्कशन करी थी, हमने वहां पर कई कंट्रीज के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते, राइट। तो वहां से हम एक सीख लेते हुए इस चैप्टर में थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या हो सकती हैं। अब ये शर्तें क्या हो सकती हैं, जैसे पहला है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, है ना, हर कोई चुनाव मतलब कर सके, और साथ ही मतलब कि हर किसी को वोट डालने का और उनके वोट की इक्वल वैल्यू हो, ठीक है। फिर सेकंड है चुनाव में ऑप्शंस हो, है ना, मतलब कि ऐसा ना हो कि हाँ भाई एक ही पार्टी है तो कोई फायदा भी तो नहीं है और दूसरी पार्टी जो है वो हारेगी हारेगी, और एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, पावर है, तो वो उससे मतलब जबरन जीत सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चुनाव में विकल्प होने चाहिए, है ना, और पार्टीज होनी चाहिए चुनने के लिए, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी होनी चाहिए, वो मतदाताओं के लिए यानी जो वोटर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन दे सके लोगों को। फिर तीसरा है चुनाव का जो अवसर है वो एक फिक्स्ड टाइम पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, रेगुलरली मतलब टाइम पर होते रहने चाहिए। फिर फोर्थ है लोग जिसे चाहे एक्चुअल में चुनाव उसी का ही होना चाहिए। फिर फिफ्थ है चुनाव जो है वो फ्री और फेयर तरीके से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से ही, है ना, अपनी मर्जी से ही उस व्यक्ति का चुनाव कर सके। अब बच्चों जैसे कि आपने ये जो शर्तें पढ़ी, है ना, ये बहुत ज्यादा सुनने में इजी लग रही हैं, है ना, आसान लग रही होंगी, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता, ठीक है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन एक अच्छी चीज है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चुनाव का जो मतलब है वो क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, राइट। तो ये जो प्रतियोगिता है वो कई तरीके से कई मतलब रूप ले सकती है। सबसे कॉमन रूप इसका क्या है, राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, है ना, जो पार्टीज होती हैं राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज उनके बीच में कंपटीशन होना। तो अगर ये प्रतिद्वंदिता ना रहे, ये कंपटीशन इनके बीच में ना रहे, तो चुनाव जो हो जाएंगे, जो इलेक्शन है वो क्या हो जाएंगे, पॉइंटलेस, है ना, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उनका। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसका होना एक अच्छी चीज है या नहीं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि अब ये जो इलेक्शन कंपटीशन है ना, चुनावी प्रतिद्वंदिता जो है उसमें कुछ क्लियर तौर पर हमको इसके कुछ नुकसान दिखते हैं, या यूं कह सकते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स हमें साफ साफ नजर आते हैं। जैसे कि इनकी वजह से हर बस्ती, हर लोकेलिटी, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग जो हैं वो
जो लोग हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं, है ना। साथ ही क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्टीज हैं, जो दल हैं, उनके लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ क्या करते रहते हैं, अगेंस्ट एलिगेशंस लगाते रहते हैं, है ना। आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा इस चीजों को लेकर के। पार्टी और जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो चुनावी दौड़ है उसको जीतने का ये दबाव सही किस्म की एक जो राजनीति है उसको पनपने नहीं देती, है ना। समाज और देश की सेवा करने की जो चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों की वजह से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये जो इलेक्शंस को लेकर, मतलब सीट पे आने के लिए, जीतने के लिए, है ना, इलेक्शन को क्या होता है कि जो दो पार्टीज होती हैं ऑपोजिशन, वो कई बारी ना, मतलब बहुत गंदी फाइट हो जाती है उन लोगों के बीच में, है ना। और मतलब कई नॉट फाइट ओनली, मतलब जान भी ले ली जाती है कुछ इस तरीके से। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो एक्चुअल में चाहते हैं कि वो अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को कुछ सर्व करें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए, लेकिन वो इसी डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं इन इलेक्शंस के इम्प्रूवमेंट की। अब इनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है? एक तरीका तो ये है कि राजनेताओं, जो राजनेता हैं उनके बदलाव, उनके मतलब ज्ञान में, है ना, उनकी नॉलेज में, उनके कैरेक्टर में एक बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यवहारिक तरीका ये कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले, मतलब उनको रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, है ना, जनता का मतलब हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनको पनिश किया जाए। अब सवाल ये आता है कि ये जो पुरस्कार और दंड देने का फैसला ये करेगा कौन, कौन करता है ये? इसका सीधा सा जवाब क्या है? लोग करते हैं, ठीक है। द सिंपल आंसर इज द पीपल। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज, ठीक है। तो जो चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही एक एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। अब नियमित चुनावी मुकाबलों का जो लाभ है, जो राजनीतिक दल है, नेता है, उनको मिलता है। ये वो जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, है ना, पॉपुलर होंगे वो लोगों में। तो अगले चुनाव में उनकी जीत जो है वो पूरी पूरी पॉसिबल है ना, जीत सकते हैं वो। लेकिन अगर वो अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो अगला चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। अब जैसे कि आप मानो कि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में ही आने की इच्छा से आगे आई है ना, कि मतलब उसको पावर मिल जाए तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। जैसे भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, लेकिन उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, हम किस तरीके से इलेक्शन करते हैं। तो जैसे कि हमारे देश में होने वाले जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इस सवाल का जवाब देने के लिए भारत में चुनाव किस तरीके से होते हैं हम वो सबसे पहले जानेंगे। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, कौन सी? इंडिया में लोकसभा और विधानसभा जो असेंबली है, ठीक, असेंबली के जो चुनाव है वो हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यालय जो, मतलब एक उनका टाइम पीरियड होता है, वो खत्म हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, फिर भी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे से टाइम पीरियड में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं, ठीक है, यानी जनरल इलेक्शंस इन्हें कहा जाता है। साथ ही कई बार सिर्फ एक ही क्षेत्र में चुनाव होता है, जो किसी सदस्य की, कोई मेंबर है उसकी मृत्यु हो जाती है, इस्तीफे से खाली हो जाता है, तो वो उसे उपचुनाव कहा जाता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चुनाव क्षेत्र की। अब जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 एमएलए का चुनाव किया, तो पॉसिबल है आपने ये भी सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा
कैसे किया होगा? क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सारे 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है? अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव का जो उद्देश्य होता है, इसे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो हमारी कंट्री होती है, इलेक्शन के पर्पज से उसको डिफरेंट एरियाज में बांट दिया जाता है और इसको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, फिर एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, मतलब अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं उस एरिया के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, हर क्षेत्र से चुने गए जो प्रतिनिधि है उसको संसद सदस्य कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमपी आप कह सकते हो उसको। अब इस लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का इक्वल मूल्य हो, मतलब इक्वल वैल्यू हो। इसीलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाता यानी जो वोटर्स हैं उनकी जो संख्या है वो काफी हद तक इक्वल हो। ठीक है, अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये आपको दे रखा है गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र। किस तरीके से यहाँ पे एक क्षेत्र को अलग अलग उसमें बांटा गया है। ठीक है, ये सारी गुलबर्ग की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब जैसे इन दोनों ही मैप्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे है ये गुलबर्ग यानी कलाबुर्गी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, यानी मतलब हर एक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, जो ये ज्यादा वाले डैशेस हैं ये स्टेट बाउंड्रीज हैं, और ये सारी क्या है, ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, तो इन सीटों से जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको विधायक कहते हैं। ठीक है, विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। अब जो पंचायत होती है, मतलब नगर पालिका होती है, उनके चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिवाइड करते हैं इन्हें वार्ड्स में, ये छोटे निर्वाचन करते हैं, तो साथ ही प्रत्येक वार्ड से यानी हर एक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीट भी कहते हैं। तो क्योंकि हर क्षेत्र संसद विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती है ना, हरियाणा में। तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। अब बात करते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की, जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो रिजर्व्ड हो। हमारा जो संविधान है वो हर नागरिक को अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे जो समाज, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, है ना, जो मेकर्स थे, उनको एक चिंता ये थी कि पॉसिबल है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ जो कमजोर ग्रुप्स हैं उन लोगों को, लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे वो लोग। अब ये क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी उनके पास ना तो संसाधन है, ना शिक्षा है, ना संपर्क है उनके पास, है ना। और जो अच्छे प्रभावशाली लोग हैं, जो खूब मोटी पार्टी है, जिनके पास पावर है, मेजोरिटी ज्यादा है, तो उन वो जो लोग हैं वो उनको चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। ऐसा होता है अगर, तो संसद और विधानसभाओं में हमारी जो आबादी है कि एक बड़े हिस्से की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो कमजोर होगा और ये व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित यानी रिजर्व्ड
कॉन्स्टिट्यूएंसीज की विशेष व्यवस्था सोची। इसी वजह से कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए, किसके लिए, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी। तो जो अनुसूचित जाति थी उसके लिए जो आरक्षित सीट थी, है ना, मतलब जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसके लिए सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही स्टैंड ले सकते थे इलेक्शन में। साथ ही इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि करंटली लोकसभा में 84 सीट रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सीटें हैं पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी दूसरे समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की ये जो व्यवस्था है बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। कई राज्यों में अब ग्रामीण जैसे कि पंचायत हो गई या शहरों में नगर पालिका नगर निगम हो गए, ठीक है, इन निकायों में दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात जो है, जो रेशियो है वो अलग अलग है। और ये जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं इन्हें कहा गया है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब आप जैसे कि इस मैप में भी देख सकते हो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543, और जिनमें जनरल है, जनरल यानी कि मतलब जो किसी पिछड़ी हुई जाति से बिलोंग नहीं करते, जो जनरल है, ठीक है, वो है टोटल 412, और जो रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो है 84, और रिजर्व्ड शेड्यूल ट्राइब के हैं 47, जो कि मार्क्ड है। आप ये जो वाइट स्पेस देख रहे हो पूरे जनरल है, जो रेड स्पॉट से आप मार्क्ड है सारा वो सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो कि रिजर्व्ड है, और ये सारी ग्रीन में कौन है, शेड्यूल ट्राइब्स। अब जैसे कि यहाँ पे ये स्टेट्स दिए गए हैं आपको और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है वो आपको यहाँ दिखाई, जैसे आंध्र प्रदेश की है 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश की 2 है, बिहार की 40 है, और उससे भी बिहार से भी ज्यादा महाराष्ट्र की है 48, राइट। तो उत्तर प्रदेश की है 80, वेस्ट बंगाल की 42, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची की। अब ये वोटर लिस्ट होती क्या है, अब जैसे कि ये जो जिस जब ये तय कर लिया जाता है कि किस एरिया में वोटिंग होगी, है ना, जब इसका फैसला हो जाता है तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को आखिरी दिन तक के लिए किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो वो लोग क्या करते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की जो योग्यता होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है, उसको रखने वालों की जो सूची होती है वो चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। तो ये जो लिस्ट होती है ये इसी को ही वोटर लिस्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर मतदाता सूची कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेप टू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की। ये जो है एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त यानी अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को एक तो समान अवसर मिलने चाहिए, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए क्या चाहिए, हर किसी को मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए पूरी छूट है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए साथ ही हर किसी को वोट डालने का अधिकार हो और उस एक वोट की क्या हो, वैल्यू हो, जब तक ठोस कारण ना हो कोई किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, या कोई बिल्कुल ही अशिक्षित होता है, ठीक है, तो कोई बहुत दयालु होता है तो कोई होता ही नहीं है। पर हर कोई इंसान तो है ही, अपनी जरूरत और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान वो करता ही है। तो इसीलिए सभी को
प्रभावित करने वाले ये जो निर्णय है इसमें सबकी ही भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद ऑल द सिटीजन्स एज 18, ठीक है, उनको वोट डालने का अधिकार है। तो हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सारे सभी नागरिक जो है उनको वोट डालने का अधिकार है। नागरिक की जो जाति है, धर्म, लिंग, चाहे जो भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। अपराधियों, अब जैसे जो अपराधी होते हैं, दिमागी असंतुलन वाले जो व्यक्ति होते हैं, है ना, ऐसे कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से मतलब वंचित किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बहुत ही कोई खास सिचुएशन में, ठीक है। और साथ ही ये जितने भी वोटर्स होते हैं जो वोट डालते हैं, इनका वोटिंग लिस्ट में, है ना, वोटर लिस्ट में नाम होना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। अब बच्चों ऐसा भी नहीं है कि ये जो वोटर लिस्ट होती है ये पूरी एक ही चलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की, मतलब वोट डाल के 18 साल के हो जाते हैं, है ना, एलिजिबल हो जाते हैं, तो उन लोगों का जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम उनको डालना होता है उस लिस्ट में, ठीक है। तो वो रिवीजन करते हैं उसका, फिर से उसको रिफ्रेश करते हैं उस लिस्ट को। तो इसीलिए हर चुनाव में जो पहले की सूची होती है उसको उसमें सुधार किया जाता है। जो लोग इस इलाके से, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में रह करके उस एरिया में वोट डाल रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल आप अब उस एरिया में नहीं रहते, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो मतलब जो आप वोट डालोगे वो कहीं और जाकर ही डालोगे, है ना। आप इतनी दूर से उस जगह पे, पहले वाली जगह पे तो नहीं आओगे डालने। तो जो लोग जैसे किसी इलाके से बाहर चले जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 साल में मतदाता सूची जो होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसका फिर से क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। अब पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू लागू करी गई है, जैसे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सरकार ने वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोगों को ये कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने के लिए जाते टाइम जो वोटर्स हैं उनको ये आईडी कार्ड अपना लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा आदमी ना डाल दे, है ना। लेकिन क्या हुआ है कि अ, मतदान के लिए ये जो कार्ड है अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है, क्योंकि वोट देने के लिए जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, वो अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा करके वोट दे देते हैं। नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। अब जैसे ही कोई नए कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उनके बारे में बात करेंगे। जो भी कोई व्यक्ति मतदाता यानी कि वोटर है, अगर वो वोट डालता है, तो वो उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन में, है ना, उम्मीदवार खुद इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन सिर्फ एक फर्क ये है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी तो हो जाता है, लेकिन वो इलेक्शन तब लड़ सकता है जब उसकी उम्र 25 साल या 25 से ऊपर हो। उम्मीदवार बनने में भी क्या होता है कि अपराधियों वगैरह पर रोक होती है, मतलब वो किसी तरह का उसके ऊपर अपराध ना लगाओ, है ना, ये पाबंदी ना लगी हो। और बहुत ही कम मामलों में ये लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को जब मतलब सिलेक्ट करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह या समर्थन मिलता है ना। जब पार्टी मतलब किसी को नॉमिनेट करती है, किसी कैंडिडेट को, तो उसका उसको सिंबल भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। और इस पार्टी के नॉमिनेशन को क्या कहते हैं? पार्टी टिकट, ठीक है। और साथ ही कोई भी मतलब जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार वोट इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक फॉर एग्जांपल ये नॉमिनेशन फॉर्म है। और साथ ही साथ इसको भरने के साथ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, मतलब कुछ एक रकम जमा करनी होती है एज फॉर सिक्योरिटी। हाल ही में अभी क्या हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश पर उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक घोषणा पत्र भरवाने की एक मतलब प्रणाली शुरू हुई है। हर उम्मीदवार, हर कैंडिडेट को अपने बारे में एक मतलब जानकारी देने के साथ साथ ये घोषणा करनी होती है। मतलब प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण, मतलब ये सारी चीजें उनमें होनी चाहिए, जैसे कि उम्मीदवार जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, मतलब अगर उसके ऊपर कोई अपराध का, मतलब कोई अपराध लगा हुआ है, कोई केस चल रहा है उसके ऊपर, तो वो सारी डिटेल्स उसको देनी होती है,
ठीक है, सारा उसको वो बताना होता है। ठीक है, कैंडिडेट और उसके फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, उनके ऊपर संपत्ति और देनदारियों का जो भी ब्यौरा है, मतलब किसी को कर्ज दे रखा है या किसी से कर्ज ले रखा है, तो ये सारी डिटेल्स देनी होती है। और साथ ही उसकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी, उसके बारे में उसको पूरी डिटेल देनी होती है। अब बात करेंगे उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक उम्मीदवार की? जब देश की किसी भी नौकरियों के लिए, है ना, जब हम कोई और किसी फील्ड में काम करते हैं तो किसी न किसी की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव के लिए किस किस्म की शैक्षिक योग्यता हमें जरूरी है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्रिकेट का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब क्रिकेट के लिए क्या आपको कोई डिग्री की जरूरत है? नहीं है। है ना, किसकी जरूरत है क्रिकेट के लिए? क्या आपको अच्छा क्रिकेट खेलना आना चाहिए, है ना, तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसी तरीके से विधायक और संसद की सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन ये है कि आप अपने एरिया के लोगों की जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको समझे। ठीक है, उनकी जो भी चिंताएं हैं उसको समझे, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वो ये काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जो इसका जो मतलब परीक्षा है, वो उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री अगर शिक्षा या डिग्री रेलेवेंट है ना, प्रासंगिकता है, तो ये जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि शैक्षिक योग्यता को कितना मतलब कितनी उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमारी कंट्री में शैक्षिक योग्यता की शर्तें लगाना एक दूसरे कारण से भी मतलब लोकतंत्र की मूल भावना के अगेंस्ट है। इसका मतलब ये होगा कि देश के ज्यादातर लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे अगर उम्मीदवारों के लिए बीए बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री, है ना, उसको कंपलसरी कर दिया गया तो 90% से ज्यादा जो नागरिक है वो चुनाव लड़ने के मतलब काबिल ही नहीं होंगे। इलेक्शन कैंपेन। अब हमारी कंट्री में कैंडिडेट्स की जो लास्ट लिस्ट होती है, जब उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो मतदान की तारीख के बीच में और आमतौर पर 2 वीक्स का जो टाइम होता है ना, वो चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो जो भी पार्टीज के नेता होते हैं वो अपना प्रचार करने लग जाते हैं, है ना। तो इसी टाइम में उम्मीदवार मतदाताओं से वो संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभा में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। और इस दौरान अखबार टीवी चैनलों पर भी चुनाव से जुड़ी खबरें बहसें ये सारी होती रहती हैं। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो राजनीतिक चुनाव होते हैं तो इनके होने के मतलब 1 महीने पहले से ही इसकी जो तैयारी होती है वो शुरू होनी चालू हो जाती है। तो जैसे ही क्लास चुनाव के दौरान आपको भी पता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर अपनी ओर खींचती है ना, ताकि जो लोग हैं उनको वोट करें। तो जो अलग ये जो चुनाव है उनमें अलग अलग दलों द्वारा उठाए गए कुछ यहाँ पे नारे हैं, जैसे कि पहला है इंदिरा गांधी के अंडर में कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ हुआ, यानी रिमूव पॉवर्टी। तो उन्होंने ये वादा किया कि वो सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी को हटाएंगे। दूसरा है सेव डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या था कि 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के अंडर में जनता पार्टी ने ये नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ। तो पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जो जातियां थी उसको खत्म करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वादा किया था। नेक्स्ट था वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया, लैंड टू द टिलर। ठीक है, 1983 में 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी जो नेता थे एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी ये सारे काम नहीं कर सकती। अब वो काम क्या है? मतदाता को
प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना गुनाह है। ठीक है, उनसे जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना गलत है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र में मतलब 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने की मनाही है। अगर इनमें से किसी भी मामले में अगर उनको दोषी पाया जाता है तो उन्हें चुने जाने के बावजूद, फॉर एग्जाम्पल अगर वो वोटिंग से जीत भी गए हैं तो उनका जो चुनाव है वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे कंट्री की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की जो आदर्श आचार संहिता है उसको स्वीकार किया है ना, उन रूल्स को। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। अब वो क्या है? एक तो वो लोग चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल, है ना, किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव की जब घोषणा हो जाती है तो उसके बाद मंत्री जो है वो किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, है ना, नहीं कर सकता। बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले वादे वो नहीं कर सकता। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब जब पोलिंग होती है और काउंटिंग होती है वोट्स की, यानी मतदाता और मतगणना। अब इलेक्शन का जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर क्या कहते हैं? इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। ठीक है, अब वोटर लिस्ट में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में जो भी स्थित मतदान केंद्र है ना, जहाँ पर वोट डालना है वहां पर जाता है। और ये जो मतदाता केंद्र होता है ये जनरली कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, इन्हीं में ही वोट डालने के लिए जाया जाता है। जब मतदाता जो होता है मतदाता केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की परमिशन देते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके एजेंट्स को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की परमिशन होती है, जिससे कि वो ये देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद पहले मतदाता जो होते हैं वो एक मत पत्र पर अलग अलग छपे हुए उम्मीदवारों के नाम चुनाव चिन्ह में से उनकी जो पसंद है उसके उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते हैं। अब क्या होता है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग के लिए ईवीएम का यूज होता है और इन मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। अब जिस भी वोटर को अपने उम्मीदवार को वोट देना होता है वो उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने हुए बटन को दबा करके अपना वोट डाल सकता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक वो लोग डेट फिक्स करते हैं और उसी डेट पर उन मशीनों को एक साथ खोला जाता है और जो भी वोट्स होते हैं उनकी गिनती की जाती है। ठीक है, वहां सभी दलों के जो एजेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं ताकि जो काउंटिंग होती है वो पूरे फेयर तरीके से हो। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को मतलब वो जीत गया है ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। और आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो भी काउंटिंग होती है वो एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से अवसर होता है और वो मतलब पूरी की पूरी डिटेल्स देते हैं इसकी, है ना, जैसे कि आपने न्यूज में भी देखा होगा। आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री? क्या हमारी कंट्री के लिए ये जो इलेक्शंस होते हैं, है ना, ये क्या मतलब बहुत ज्यादा महंगे होते हैं? तो इस पे हम थोड़ी बात करते हैं। इंडिया में चुनाव करवाने पर बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में क्या था, लोकसभा चुनावों पर ही सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च कर दिए। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर एक नाम पर कितने 40 रुपीज के करीब खर्च हुआ। पार्टी और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च करा। मोटे अनुमान के मतलब अनुसार अगर देखा जाए तो सरकार, पार्टी और उम्मीदवार का जो कुल खर्चा है वो करीब कितना आया, 30,000 करोड़ का हुआ होगा। ठीक है, यानी प्रति मतदाता हर एक वोटर पर करीब ₹500 खर्च किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है।
मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। तो इस खर्च की जो तुलना है वो दूसरे खर्चों से अगर कंपैरिजन करा जाए तो सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु खरीदने का फैसला किया था और हर एक की कीमत कितनी थी? 3,000 करोड़। ठीक है। इसी तरीके से दिल्ली में सन 2010 में 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, उस पर करीब कितना, जब उसको आयोजन किया गया था उसका, तो इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए थे। What makes election in India democratic? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? हम जैसे कि बच्चों न्यूज में अखबारों में ये सारी चीजें सुनते रहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी और धांधलेबाजी ये सब होती रहती है आए दिनों, है ना, और आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर जो पार्टीज होती हैं। तो ये जो खबरें हैं इनमें से कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है, जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की, है ना। और दूसरा मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, मतलब शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और उनके अधिकारियों के दुरुपयोग की। और कुछ जो अमीर उम्मीदवार हैं जिनके पास अच्छा पैसा है और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर जो धन खर्च होता है, ठीक है, उसकी शिकायत। साथ ही साथ मतदान के दिन जो चुनावी धांधलेबाजी होती है ना, उसको लेकर के भी मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान कराना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये गड़बड़ी की सूचना मतलब हम कह सकते हैं इनको। तो इनमें से कुछ खबरें जो है वो तो सही होती हैं, लेकिन साथ ही बच्चों आप ये चीज नोटिस करो कि क्या कोई पार्टी अगर लोगों के समर्थन के बिना लोगों के समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलेबाजी के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल के अलग अलग पहलू को हम थोड़ा गौर करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र चुनाव आयोग। ठीक है। अब जैसे कि सवाल उठता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको जांचने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, ये देखना है कि उसका जो संचालन है ना, कौन कंडक्ट कर रहा है उसको। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? ठीक है। तो क्या ये जो सारी इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? तो हमारी कंट्री के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। ठीक है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, उसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उसको अपॉइंट करता है, जो कि चीफ होता है इस इलेक्शन कमीशन का। ठीक है। अब जब इसकी नियुक्ति हो जाती है तो उसके निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति या सरकार के प्रति वो जवाबदेह नहीं रहता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी जो मेन निर्वाचन होगा वो आयुक्त को हटा पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अब बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर्स होंगी, उसको क्या अधिकार मिले, क्या पावर है उसकी। तो दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन होगा, वो चुनाव की सूचना जारी करने से लेके चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी जो प्रोसेस होगा ना, पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो संचालन के हर पहलू पर मतलब डिसीजन लेता है। ठीक है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले जो उम्मीदवार होते हैं और पार्टी होती है उसको वो सजा भी देता है। साथ ही चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें जो सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, अधिकारियों का तबादला करना भी सारी चीजें ये इसमें इंक्लूड है। इसके बाद चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है।
मतलब जो ऑफिसर होगा जो काम करेगा वो इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में काम करेगा, ना कि गवर्नमेंट के। ओके, अब बात करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, मतलब चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसी रही है। तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस रहता है इलेक्शन का, उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए एक तरीका ये देखना है कि इसमें लोग कितने एक्साइटेड होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने नहीं। अगर ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री और फेयर नहीं होगा तो लोग इसमें पार्टिसिपेट क्यों ही करेंगे, है ना, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसका पहला देखिए आप, इसमें आपको ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें इंडिया और ब्रिटेन में जो मतदान हुए हैं, जो वोटिंग हुई है उसका परसेंट दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चुनाव में लोगों की जो भागीदारी है उसका पैमाना जो है वो आमतौर पर मतदान करने वाले जिन लोगों ने वोट करा है उन लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। तो मतदान की जो एलिजिबिलिटी है उसको रखने वाले कितने परसेंट लोगों ने एक्चुअल में वोट किया है, ये इसका कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें मतदान का जो परसेंट है वो गिरा है। और रही इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में ये या तो स्टेबल रहा है या फिर ऊपर की तरह गया है, मतलब बड़ा है उसका परसेंट। अब यहाँ पे आपको परसेंट दिया गया है और यहाँ पे साल दिया गया है इलेक्शन का। 1991 की बात करें हम, सबसे पहले हम यूके की बात करते हैं, तो यूके में 1991 में 78% था, ठीक है, लोगों द्वारा वोट करने का जो प्रतिशत है। फिर वो गिर गया है 72%, फिर नीचे आके गिर गया है 59, फिर जाके ये 2015 में थोड़ा बढ़ा है 66%। अब आप इंडिया का अगर देखो तो इंडिया में 1991 में करीब 56% लोगों ने वोट किया, फिर वो बढ़ा है 58, 62, 60, और 2015 में ये बढ़ के 66% हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि इंडिया में ये बड़ा ही है। सेकंड है, इंडिया में अमीर और बड़े लोगों की कंपैरिजन में गरीब और निरक्षर कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं, ठीक है, मतलब जो कि अनप्रिविलेज्ड पीपल है ना, और ये सारे जो इलिटरेट हैं, पुअर पीपल हैं, ये ज्यादा वोट करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थित इससे मतलब इसके अपोजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। अब जैसे कि आपको इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे वोटर टर्नआउट दिया गया है परसेंट में, ठीक है, ये तो है इंडिया का और ये है यूएस का। अब अपर कास्ट वालों ने कितना करा है 56%, और ओबीसी वालों ने 58, एससी वालों ने 60 और एसटी वालों ने 61%। उसी तरीके से यूएस में जो व्हाइट पीपल हैं उन्होंने 60% वोट किया है, ठीक है, मतलब 60% लोगों ने। और जो ब्लैक हैं उनकी संख्या है 56%, और जो अदर हैं उनकी है 28। तो जैसा कि इन आंकड़ों से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो वीकर सेक्शंस हैं, है ना, उनका प्रतिशत ज्यादा है इन कंपैरिजन जनरल वालों का, ठीक है, और यूएस में जो वाइट्स हैं उनका परसेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन ब्लैक एंड अदर्स। थर्ड है, इंडिया में आम लोग चुनावों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वो राजनीतिक दल पर अपने जो नीति है और कार्यक्रम है उसके लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आपको ग्राफ में दिया गया है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर हैज इफेक्ट, इसका इफेक्ट कितना है ना, 67%। और इफेक्ट जो नहीं है वो है 18%, और डोंट नो जो नहीं पता है हमें वो 15% है। मतलब 67% लोगों का ये मानना है कि इससे फर्क पड़ता है ना, वोटिंग इलेक्शन से, मतलब इम्पोर्टेंस है इलेक्शंस की। और 15% को ऐसा लगता है कि मतलब वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, और 18% कहते हैं कि इसका फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, अब यहाँ पे जैसे साल दर साल चुनाव से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है इसमें, है ना। तो 2004 के चुनाव में एक तिहाई से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनके चुनाव अभियान वाली जो एक्टिविटीज है उसमें किसी न किसी तरीके की उन्होंने
अपना मतलब कंट्रीब्यूशन किया है। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया है, और हर 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का मेंबर होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, आपको इलेक्शन ईयर परसेंट दिया गया है, और ये परसेंट है किसका? इंडिया में इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने वालों का यहाँ पे प्रतिशत आपको बताया गया है। जैसे 1996 में इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाले 8% लोग थे, जो यहाँ से आप देख रहे हो ग्राफ जो है वो बढ़ता ही गया है ना? जो कि 2004 में कितने परसेंट हो गए? 32% लोगों ने हिस्सा लिया इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, मतलब क्या रिजल्ट निकल के आता है उन इलेक्शन चुनावी नतीजों का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री और फेयर होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे, उसके रिजल्ट पर डिपेंड है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे सीधी सी बात है ताकतवर जो पार्टी होगी उसके पक्ष में ही जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। अब जनरली होता क्या है कि आमतौर पर हारने वाली जो पार्टी होती है वो गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इंडिया में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। जैसे पहला है, इंडिया में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। ठीक है, तो बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी हैं, 3 में से 2। फिर सेकंड है, अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शायद ही कभी चुनाव हारता है। इंडिया में जो about half of the sitting MP और MLAs lose elections, which means कि इंडिया में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव जो है वो हार जाते हैं। वोट खरीदने में पैसे वाले जो उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हो उनका भी चुनाव हारना बहुत कम होता है। मतलब चुनाव हारना बहुत मतलब कॉमन होता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जन मतलब लोगों का आदेश मानकर उसको स्वीकार कर लेती है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं? इन बातों से हम इस बहुत ही इजी से कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इंडिया में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, राइट? तो पॉसिबल है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर ये बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं। कुछ चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। तो पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं। अब इन चीजों की वजह से कुछ सवाल उठते हैं कि क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच एक हेल्दी चॉइस अवेलेबल होती है? क्या चुनाव मैदान सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? तो ये जो सवाल है वो भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों की और हमारा जो फोकस है वो लेकर आती है। तो ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। जैसे पहला कि ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, ये कहना मुश्किल है क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि है और संबंधों वाले उम्मीदवार हैं दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। साथ ही साथ देश के कुछ इलाकों में जैसे कि अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जो जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा लेते हैं वो लोग, है ना? मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों मेन पार्टियों की नीति और व्यवहार जो है बिहेवियर्स है वो एक जैसे से होते हैं।
जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनके कंपैरिजन में जो छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो कई तरह की उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो क्लास ये जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो एक सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, ये और दूसरी डेमोक्रेसीज के लिए भी हैं। तो डेमोक्रेसी में जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, ठीक है, उनके लिए ये काफी चिंता का एक विषय है। इनमें से कुछ जो डिफिकल्टीज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनमें से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी चेंजेस की मांग नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठनों की तरफ से होती रही है। तो ये सारी चीजें, अब आपने भी इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या जरूरी चीजें हैं, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा। तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लेसन जो है वो फिनिश होता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.